तहलका इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका इंडिया न्यूज में। मैं हूं योगेश थसमान और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर उत्तराखंड में भी जनता को मुफ्त इलाज की सौगात मिल गई है। जी हां, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत की। इस योजना के लागू होने से उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया है जहां प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य के सभी लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तमाम होमवर्क करते हुए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना तैयार की गई है। इसकी लॉन्चिंग के साथ ही प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत अब हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा राज्य के सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में दी जाएगी। पात्र लाभार्थी परिवारों के सभी उम्र के सदस्य इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। तो प्रदेशवासियों को जहां एक तरफ अटल आयुष्मान योजना की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौगात दी है, तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार 26 जनवरी को एयर एम्बुलेंस भी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को समर्पित करने जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस से मरीजों को राहत मिलेगी और जल्द से जल्द अस्पताल भी लाया जा सकेगा। पहले ही सरकार प्रदेश को 61 नई एम्बुलेंस दे चुका है, जो कि मरीजों को अस्पताल लाने का काम कर रही है। तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है, 26 जनवरी को जो है ये सुविधा जो है प्रदेशवासियों को दी जाएगी। जी हां, प्रदेशवासियों को ये सुविधा समर्पित की जाएगी। आपको याद है कि आज प्रदेशवासियों को अटल आयुष्मान योजना का जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा है जिसमें जो है प्रदेशवासी 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त में करा सकेंगे। आपको याद है कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है प्रदेशवासियों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। इसका सबसे ज़्यादा लाभ सीमांत ग्रामीण इलाकों में रह रहे ग्रामीणों को मिल सकेगा और जो है इलाज के लिए जो है तुरंत उन्हें जो है फौरी तौर पर किसी भी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनंजय ढोंडियाल जुड़ गए। धनंजय, जिस तरीके से प्रदेशवासियों को आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की सौगात मिली है, साथ इसके साथ मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि अब एयर एम्बुलेंस का लाभ भी प्रदेशवासियों को दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से की जाएगी। निश्चित तौर पर योगेश, देखिए जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने आज अटल आयुष्मान योजना का जो शुभारंभ यहाँ पर किया, जिससे 22 लाख जो लोग हैं उत्तराखंड के, तमाम लोग हैं, आवाम है, उनका इसका लाभ मिलेगा। लेकिन साथ ही जो मुख्यमंत्री जो घोषणा की है एयर एम्बुलेंस वाली, वो बड़ी खबर यहाँ पर इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर इस एम्बुलेंस है समय पर नहीं पहुँच पाती। वहाँ पर प्राइवेट अस्पताल का भी जिक्र उन्होंने किया था कि वहाँ पर प्राइवेट सरकारी अस्पताल की योगेश बात करते हैं, उनमें डॉक्टर्स नहीं है, ना वहाँ फार्मासिस्ट, तमाम चीजों को देखकर, हालांकि ये जो फैसला एयर एम्बुलेंस का जो फैसला लिया गया था योगेश, इससे जो पहले इससे पूर्व जो सरकार रही है कांग्रेस की, उसने फैसला लिया था, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो आगामी 26 जनवरी का दिन होगा जब तो वहाँ पर जो घोषणा जो आज की मुख्यमंत्री ने, क्योंकि स्वयं वो मुख्यमंत्री स्वयं विभाग को भी दे रहे, स्वास्थ्य मंत्री ही इस विभाग के हैं, तो उन्होंने घोषणा यहाँ पर की। इससे ये कह सकते हैं कि जो दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्र में लोग तमाम तो घंटों के बाद जो लोग अपने घरों से निकलते उनको दिक्कतें होती थी, उससे ये उन लोगों को भी राहत इससे मिलेगी। और इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि जो एयर एम्बुलेंस होगी तो प्रदेश में नहीं, बल्कि जो प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, अन्य राज्यों में भी जो है एयर एम्बुलेंस यहाँ से जाएगी, जिसका जो खर्चा होगा, जो भी इसमें लगेगा, जो लागत इसकी लगेगी, जो उत्तराखंड सरकार होगी, उसका जो भुगतान होगा उत्तराखंड सरकार यहाँ पर करेगी। योगेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे धनंजय ढोंडियाल आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको जाना कि उत्तराखंड में 9 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार हैं, जिसे दूर करने के लिए समय समय पर सरकार रोजगार मेले का आयोजन करती है।
ऐसे ही रोजगार मेले का आयोजन विकास नगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पहले रोजगार मेले का आयोजन जिला स्तर पर किया जाता था, जो कि अब गांव-गांव में किया जाएगा। मेले में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि देश की सभी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया जा रहा है, जो अगले 2-3 साल में इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे। एम्प्लॉयमेंट विभाग केवल रोजगार देने के रूप में ही काम नहीं करेगा, बल्कि अभिभावकों के रूप में भी अपनी भूमिका को निभाएगा। उत्तराखंड संयोजन विभाग द्वारा एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा बाहरी राज्यों में बेरोजगारों को काम दिलवाने का काम किया जाएगा। पूरे देश की इंडस्ट्री और नौजवानों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में लगभग 9 लाख के आसपास रजिस्टर्ड बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्होंने हमारे संयोजन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन इनकी संख्या, बेरोजगारों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे नौजवान अपना रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं करते हैं। और पहली बार विधानसभा के विगत सत्र में तमाम विधायकों द्वारा माननीय मंत्री जी से इसके लिए आग्रह किया गया था। अब मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उस आग्रह को न केवल स्वीकारा, बल्कि अभी विधानसभा का सत्र समाप्त हुए चंद दिन ही हुए और उस पर क्रियान्वयन करते हुए और जिले से गांवों तक, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रीच आउट करने का उसका शुभारंभ कर दिया, और उसका शुभारंभ भी मेरे विधानसभा से किया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का अपने विधानसभा के नौजवानों की तरफ से, अपनी तरफ से विशेष रूप से आभार प्रकट करूँ। उत्तराखंड के घटियों में 3 महीने से वेतन और 6 महीने से टीए न मिलने से नाराज खुशियों की सवारी और 108 सेवा के कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि सरकार के भुगतान न करने पर 2 जनवरी से वो हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से वेतन न मिलने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से 1 जनवरी तक भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल पर चले जाएंगे। लोगों को अभी 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और जो हमारा 6 महीने से टीए बनता है और जो बिल होते हैं हमारे, वो भी कोई पास नहीं किए गए हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दे रखा है, अगर हमारी सारी मांगे ये तो हमारी 3 महीने की सैलरी और हमारे बिल पास नहीं हुए तो हम 2 तारीख से कार्यवाही। और भले ही उत्तराखंड सरकार ने एस्मा लगाकर डॉक्टरों और चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर ब्रेक लगा दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के चंपावत में अब फार्मासिस्ट आंदोलन की राह इख्तियार करने के मूड में हैं। टनकपुर में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरकार पर फार्मासिस्टों के साथ दोगला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। फार्मासिस्टों की माने तो प्रदेश बनने के 18 साल बाद भी फार्मासिस्ट संवर्ग का गठन नहीं हो पाया है, जबकि चिकित्सा व्यवस्था के संचालन में फार्मासिस्ट रीढ़ का काम कर रहे हैं। फार्मासिस्टों की माने तो उनकी मांगे पूरी करने से सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने साफ जताया कि अगर अब उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र होगा। आपको बता दें कि पहाड़ों पर डॉक्टरों की कमी के चलते फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारा महानिदेशालय पर क्रमिक अनशन है, और उसके बाद से अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 2 तारीख से आमरण अनशन करेंगे, और तब भी नहीं मानी जाती हैं तो हमने हाईकोर्ट और शासन से अनुमति के लिए पत्र लिखा है कि वो हमें अनुमति दे, हम हड़ताल करें अपनी जायज मांग के लिए। अगर हमें अनुमति नहीं मिलती हम सीधे उच्च न्यायालय का। और खबर उत्तराखंड के टनकपुर से, जहां प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले की प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टनकपुर तहसील प्रशासन ने नए साल पर होने वाले मां पूर्णागिरि मेले की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों और पूर्णागिरि मेले कमेटी के सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम टनकपुर की मौजूदगी में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मेले की तैयारियों को लेकर जहां एसडीएम अनिल गबरियाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए, वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा, मेला क्षेत्र में सुविधाओं को दुरुस्त करने, पेयजल और सड़क जैसे महत्वपूर्ण सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी हिदायत अधिकारियों को दी गई है। गौरतलब है कि हर साल नए साल पर 3 दिन तक पूर्णागिरि धाम में मेले का आयोजन होता है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड समेत नेपाल से लाखों श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें पुलिस को निर्देशित कर दिया गया। इसके लिए पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, इस पर विशेष निगरानी। यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें पुलिस को निर्देशित कर दिया गया। इसके लिए पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, इस पर विशेष निगरानी रहेगी। इसके अलावा क्योंकि वो वन क्षेत्र आता है, इसलिए वहाँ वन विभाग के माध्यम से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो रात्रिकालीन सेवा है वो मात्र 7 बजे तक रहेगा। और यहाँ रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, बने रहते हैं हल्का न्यूज़ के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। उधम सिंह नगर जिले के घटिया में सुखविंदर नाम के युवक पर 5 अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया जब वो कहीं काम से जा रहे थे। सुखविंदर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। 5 में से 3 आरोपियों की पहचान अभी पुलिस को बताई। वहीं चौकी इंचार्ज अनिल उपाध्याय का कहना है कि हमले के पीछे पहले कुछ विवाद हो सकता है। मामले की पूरी जांच के बाद ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 92वें बलिदान दिवस को मनाया गया। स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों और उनके बलिदानों को याद करते हुए गुरुकुल इंटर कॉलेज ने शोभा यात्रा निकालकर सिंहद्वार चौक पर स्थापित स्वामी श्रद्धानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में आर्य जगत के कई विद्वान, हरिद्वार ग्रामीण से बीजेपी विधायक स्वामी यतीश्वरानंद और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि के प्रधान स्वामी आर्यवेश भी उपस्थित रहे। श्रद्धानंद जी का आज बलिदान दिवस है और ये 92वां बलिदान दिवस हम सब लोग मिलकर यहाँ पर मना रहे हैं। मेरे पीछे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का स्टैचू है, जिनके इस तेजस्वी व्यक्तित्व को देख करके हमको बड़ी विशेष प्रेरणा मिल रही है कि कैसा उनका जीवन इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बीता। स्वामी श्रद्धानंद जी के पूरे जीवन पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है और हमको जानकारी मिलती है कि वो कैसे एक विपरीत माहौल से निकलकर वो देश के लिए इतना बड़ा काम करने वाले बन गए। आज तो श्रद्धानंद जी बलिदान दिवस है, आज पूरे देश में बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, तो आज उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए, याद करने के लिए सब लोग आए। निश्चित रूप से स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हमारे प्रेमचंद शास्त्री जी। इसको बड़ा आकार दिया जाए और इसके चारों तरफ 20-20 फुट जगह एक पार्क बनाने के लिए दी जाए। और मैं समझता हूँ इस काम को हम बहुत जल्दी करेंगे और एक भव्य मूर्ति जिसकी पहचान हरिद्वार से स्वामी श्रद्धानंद जी की बने। और धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर में गुरुकुल महाविद्यालय की करोड़ों की संपत्ति और मुख्य अधिष्ठाता पद को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां संस्था के प्रधान मैदान में डटे हैं तो दूसरी तरफ संस्था में मंत्री और क्षेत्र विधायक स्वामी यतीश्वरानंद संस्था को बचाने की लड़ाई की दुहाई दे रहे हैं। साख की लड़ाई में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। महाविद्यालय में पिछले कई दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। बता दें गुरुकुल महाविद्यालय के तत्कालीन मुख्य अधिष्ठाता के क्षेत्रपाल सिंह ने स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद करीब 1 महीने से संस्था में बाधित हो रहे कामों को देखते हुए संस्था के मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कार्यवाहक मुख्य अधिष्ठाता के तौर पर बलवंत सिंह को जिम्मेदारी दे दी। वहीं इसके बाद से लगातार महाविद्यालय में गतिरोध जारी है। संस्था के प्रधान और मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस दौरान संस्था को लगातार हो रहे नुकसान पर किसी का ध्यान नहीं है। कहना चाहता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस भावना से गुरुकुलों को स्थापित किया, यदि उन गुरुकुलों की संपत्ति के ऊपर कोई और काशीपुर में महुआखेड़ागंज स्थित फ्लैक्सी टफ फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का सिलेंडर लीक होने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। जब तक फैक्ट्री कर्मचारी संभल पाते इतने में ही क्लोरीन गैस के हिसाब से उनका दम घुटने लगा और श्रमिक बेहोश हो गए। आपको याद है कि काशीपुर के महुआखेड़ागंज स्थित फ्लैक्सी टफ फैक्ट्री में उस वक्त बड़ा हादसा सामने आया जब श्रमिकों का लंच टाइम था और फैक्ट्री में रखा क्लोरीन गैस का सिलेंडर अचानक लीक हो गया। गैस सिलेंडर लीक होने से 2 दर्जन से अधिक फैक्ट्री कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनन फानन में अन्य फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी को काशीपुर के रामनगर मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। पेशेंट हमारे पास 20 से 25 के बीच में है जो सभी फ्लेक्सी टफ के वर्कर हैं और उनको काम करते समय जैसा कि हमें बताया गया है क्लोरीन गैस का सिलेंडर जो है वो लीक होने की वजह से उनको वो गैस इनहेल की उन्होंने और उसकी वजह से उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है। सबको सांस लेने में दिक्कत है मोस्टली, साथ में हेडेक है, बर्निंग सेंसेशन है चेस्ट में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ये इस कंप्लेंट के साथ हम लोगों ने उनको भर्ती किया है। खाना खा रहे थे सर, बस फिलहाल अब कोई बात नहीं है सर, सिलेंडर लीक हुआ था, फिलहाल सब सही है, कोई दिक्कत तो। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए। अजहर, जिस तरीके से हादसा हुआ है फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई, और ये भी जानना चाहेंगे क्या फैक्ट्री प्रबंधक मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे जो है क्लोरीन गैस लीक हो गई। देखिए योगेश, ये जो पूरा मामला है ये केमिकल का एक सिलेंडर था, उस पर अचानक गैस रिसाव होने लगी और जो पास में जो लोग थे वो खाना खा रहे थे, अचानक उनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी, फिर सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगी। तो ये जब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ने लगी, सभी लोगों को सेम प्रॉब्लम हुई, तो एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद जो घायल हुए हैं वहाँ पर जो लोग नज़दीक पे थे
उन 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका ट्रीटमेंट हुआ, कुछ लोगों को घर भी भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उस गैस की उनके यहाँ जरूरत ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो फिर अब वहाँ वो आया कैसे? और फिर जब जरूरत नहीं थी तो वो फिर बाहर क्यों नहीं ले जाया गया? तो काफी बड़ी लापरवाही ये फैक्ट्री प्रबंधन की है, क्योंकि उन्होंने आखिर किस वजह से उसे रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, जब वो यूज में नहीं था उन्होंने स्क्रैप में उसे रखा हुआ था। एक बड़ी लापरवाही है, फैक्ट्री प्रबंधन को देखना चाहिए था। भरा हुआ सिलेंडर है तो उसे प्रॉपर्ली उसकी जगह पर रखना चाहिए था, जबकि अभी पल्ला झाड़ रहा है फैक्ट्री प्रबंधन। उनका कहना है कि हमारी जरूरत का नहीं था, लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो वो लाए क्यों थे? जी योगेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अजहर मलिक आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में हिस्सेदारी की राह तक रहे काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा का दर्द एक बार फिर छलक उठा है। विधायक ने जहां सरकार के मंत्रियों को घुमक्कड़ की संज्ञा दी है, वहीं उन्होंने इस पर भी मलाल जताया कि काशीपुर के हिस्से में एक भी दायित्व नहीं आया। हरभजन सिंह चीमा 4 बार से बीजेपी विधायक है, लेकिन उन्हें अब तक एक ही मुख्यमंत्री की कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है, जिसका दर्द उनकी बातों में हर बार छलकता है। वहीं अब बीते दिनों 14 नेताओं को पद से नवाजने के बावजूद काशीपुर के किसी कार्यकर्ता को दायित्व नहीं सौंपा गया, जिससे चीमा नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, आप मंत्री और संतरी दोनों में थोड़ा सी उनकी जिम्मेदारी को थोड़ा सा समझिए। मंत्री जो है वो जब अपने क्षेत्र में आता है या प्रदेश में आता है तो घूम के चला जाता है, लेकिन जो संतरी होता है वो अपने गांव में पहरा देता है। मैं मंत्री नहीं, मैं संतरी हूँ। रोजाना अपने कार्यालय में बैठ कर के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुनता हूँ और उनका मैं निराकरण कराता हूँ। मंत्री बनने से आपने पहले एक बार देखा होगा कि कांग्रेस के जितने मंत्री से बागी जीत के आ गए, मंत्री नहीं को जीत के आए। कारण क्या था कि मंत्री अपने क्षेत्र में काम नहीं करा सकता। मंत्री को तो घूमने से पसंद होती, मुझे घूमने का स्वभाव नहीं, मैं मंत्री। और लक्सर में इन दिनों खतरनाक बीमारी चिकन पॉक्स का प्रकोप लगातार फैल रहा है, जिससे आसपास के इलाकों के कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सिमली, सुल्तानपुर और देहता के कई अन्य गांव भी शामिल हैं। जहां एक और लोग इस बीमारी से परेशान हैं, वहीं अक्सर सीएचसी पर इलाज कराने जा रहे मरीजों को इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इलाज के लिए गए मरीजों के मुताबिक सीएचसी के चिकित्सक पैरासीटामोल या बुखार की गोलियां देकर कह रहे हैं कि इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है, जिस कारण मरीजों को प्राइवेट चिकित्सकों से अपना इलाज कराना पड़ रहा है। संज्ञान में आई है बात, और इसके संबंध में ये स्वास्थ्य विभाग और उप जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा, ताकि जो समय से इनका जो उपचार किया जाए। संज्ञान में सिविल में 4-5 केस आए हैं। ये हाईली इन्फेक्शस डिजीज होती है, तो इसमें थोड़ी सी हाइजीन की समस्या होती है। उसको उनको बताया, दवाई दिलाई, वितरण कराया वहाँ पे हमने टीम भेज करके, और जितने भी ऐसे केस हैं हम उनको चिन्हित कर रहे हैं, दवाई दिलवा रहे हैं। 4-5 दिन से खराब हो रही है, और पहले हमने दाने देखे बरीक से, लेकिन हमने दिखाया, उससे कोई सुविधा नहीं है। कुछ परिवर्तन करने की प्रयास में ठीक नहीं हुई। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग ने कोई इसमें किया, कोई सहयोग या कोई दवाई दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये बीमारी उत्तराखंड के काशीपुर में आज सुबह स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नो डिस्पोजल के खिलाफ संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन और डिस्पोजल के गोदाम पर छापा मारा। उप जिलाधिकारी काशीपुर हिमांशु खुराना और सीओ राजेश भट्ट के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने रमेश माहेश्वरी के गोदाम पर संयुक्त कार्रवाई की। सुबह से चली कार्रवाई में 3 डंपर और 2 टेम्पो भरकर पॉलिथीन और डिस्पोजल के गट्टे नगर निगम भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरा गोदाम खुलना बाकी है। आपको याद है कि इसके पहले भी नगर निगम और प्रशासन ने पॉलिथीन और डिस्पोजल के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन वो कार्रवाई केवल छोटे दुकानदारों और ठेले वालों पर ही की गई थी। पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है, जो कि पर्यावरण बचाने के लिए एक बड़ी पहल है। इसमें हमें कुछ दिन पहले सूचना मिली थी, तो हमने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से इसमें छापेमारी करी। क्वांटिटी की असेसमेंट अभी हो रही है, बट लगभग हमें लगता है कि इट शुड क्रॉस 30 से 40 टन से ऊपर जाएगा। तो 2 जगह पे छापेमारी हुई, लेकिन अभी असेसमेंट हो रही है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना अभी मुमकिन नहीं होगा। तो जब असेसमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो पॉलीथीन बैन पर जो कार्रवाई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है, तो उसी के अनुपालन में हमने। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में युवाओं में बढ़ते नशे
पर रोकथाम के लिए युवाओं को पारंपरिक खेलों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र और पूर्व यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत ने स्कूली बच्चों के साथ नशे के खिलाफ जंग पारंपरिक खेल खेलेंगे हम नाम से पारंपरिक खेलों का आयोजन किया। इस मुहिम के तहत पारंपरिक खेल कबड्डी और खो खो, इंगोड़ा पट्टी आदि खेलों का प्रतियोगिता कराई गई। मीडिया से वार्ता में आनंद रावत ने कहा कि राज्य के खासकर सीमांत क्षेत्र में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए और उनका ध्यान खेलों की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके साथ साथ बच्चों की करियर काउंसलिंग भी कराई जाएगी। उत्तराखंड में भी क्रिसमस के मौके पर नई टिहरी में हिमालयन जीसस मिशन ढूंगीधार में नई टिहरी नगरपालिका सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली ने किया। इस मौके पर मिशन ने यीशु मसीह के संदेश और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने नाटक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और क्रिसमस डे के मौके पर खुशी मनाई। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट tehlka-india.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।